गुप्त पीरियड ए गोल्डन एज, गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, ये एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग इसलिए कहा जाता है, निम्नलिखित ड्यू टू द फॉलोइंग पॉइंट्स, निम्नलिखित तथ्यों के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। अब गुप्त काल को भारतीय इतिहास की जो युग था गुप्त काल का, उसकी तुलना विश्व में यूनान में जो उसका पैराक्लिनिज का जो काल रहा है, यूनान में पैराक्लिनिज का जो काल रहा है, उससे तुलना की गई है। पैराक्लिनिज युग जैसे हमारे यहाँ गुप्तों का गुप्त शासकों का टाइम पीरियड था, ऐसे ही यूनान के इतिहास में पैराक्लिनिज का काल रहा है। अब भी गुप्त काल में भारतीय इतिहास में हर क्षेत्र में उन्नति की, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे विज्ञान का हो, साइंस टेक्नोलॉजी, एजुकेशन हो, आर्ट लिटरेचर हो, हर क्षेत्र में गुप्त काल में उन्नति हुई। विभिन्न क्षेत्रों में उन्नति के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग कहा गया है। ये निम्न पॉइंटों के अकॉर्डिंग इस प्रकार हम उनका वर्णन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेंगे वास्ट इंपायर, विशाल साम्राज्य। विशाल साम्राज्य गुप्त शासकों में समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड जैसे शक्तिशाली शासकों ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया, यानी कि गुप्त साम्राज्य का विस्तार किया। सबसे पहले सम्राट समुद्रगुप्त ने 9 आर्यव्रत की, 12 दक्षिणावर्त की विजय की। इसके अलावा उन्होंने विद्यापीठ प्रदेशों की, विद्यापीठ प्रदेश नाम के उड़ीसा एवं विंध्याचल पर्वत के मध्य जो प्रदेश पड़ते हैं, उनको विद्यापीठ प्रदेश कहेंगे। और ये समुद्रगुप्त ने क्यों विजिट किए थे? क्योंकि जब वो दक्षिण के विजय अभियानों के लिए गया थी तो ये राष्ट्रीय करोड़ा बन रहे थे, इसलिए यहाँ की जो 18 जनजातियां थी उनको पराजित किया इसने, विद्यापीठ प्रदेशों को। इसके अलावा समुद्रगुप्त ने फ्रंटियर एवं रिपब्लिक स्टेट्स में सीमांत प्रदेश एवं गणतंत्र प्रदेश, सीमांतों में लेंगे हम नेपाल, ढाका बंगाल, पंजाब एवं कानून के प्रदेश, इनको विजिट किया। इसके अलावा समुद्रगुप्त ने रिपब्लिक स्टेट्स में लेंगे दक्षिण भारत एवं पश्चिम भारत में स्थित जो प्रदेश थे उनको हम रिपब्लिक स्टेट कहेंगे। इसके अलावा समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त सेकंड यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय उसका जो पुत्र था, उसने भी अपने पिता की भांति अपने साम्राज्य का विस्तार किया। उसने मालवा, गुजरात एवं वहीलिक के प्रदेशों को विजिट करके अपने साम्राज्य का विस्तार किया। तो इस प्रकार से हम कहेंगे कि जो विशाल साम्राज्य था, अब गुप्त साम्राज्य उत्तर में हिमालय, दक्षिण में मैसूर, पूर्व में खाड़ी बंगाल और पश्चिम में अरब सागर तक एक विशाल साम्राज्य था। जो ये विशाल साम्राज्य गुप्त शासकों का, गुप्त जो पीरियड था, गुप्त एज की जो, उसको भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग कहलाने में इस विशाल साम्राज्य ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नेक्स्ट पॉइंट लेंगे हम एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन, कुशल शासक प्रबंध। गुप्त शासकों ने एक अच्छे शासन की व्यवस्था की थी, जो थोड़े बहुत प्रयुक्तियों के साथ अगले विभिन्न राजवंशों ने भी इनका अनुसरण किया। सबसे पहले गुप्तों ने केंद्रीय प्रशासन, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में सर्वोपरि चीफ राजा होता था, किंग। उसके बाद उसने प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए विभिन्न विभागों में मंत्रिमंडल, विभिन्न 11 विभाग बनाए थे गुप्त शासकों ने। उससे अगला स्टेप बोलेंगे हम प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, प्रांतीय प्रशासन, यानी कि केंद्र से आगे गुप्तों ने प्रांतों में बांट दिया। प्रांत को क्या कहा जाता था? भुक्ति, और भुक्ति के मुखिया को क्या कहा गया? उपायुक्त महाराज। उपायुक्त महाराज का क्या कार्य होता था?
केंद्र से आए हुए फरमानों को लागू करवाना, शांति व्यवस्था बनाए रखना, प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना, ये उपायुक्त महाराज या गवर्नर जिसको बोलेंगे उसके प्रांत में प्रमुख कार्य होते थे। इससे आगे गुप्त शासकों ने विषयों में बांटा, राज्यों से आगे प्रशासनिक इकाई छोटी क्या थी, विषय, विषय के मुखिया को विषयपति कहेंगे, विषय जिला, डिस्ट्रिक्ट, इसको बोलेंगे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। विषय के मुखिया को विषयपति कहेंगे और उसको प्रशासन चलाने के लिए विषयपति को एक सभा नाम की संस्था उसका सहयोग करती थी। इस सभा नाम की संस्था के सदस्य को सभासद कहा जाता था और सभासद में कौन होता था, मुख्य तौर पर मुख्य साहूकार या मुख्य शिल्पकार होते थे। ऑफ एंड ऑन यूजुअली तो वो होते थे प्राय, लेकिन ऑफ एंड ऑन क्या होता था, जनसाधारण भी इसके सदस्य बन जाते थे। सबसे छोटी इकाई गांव की होती थी, गांव का मुखिया ग्रामक होता था जो ग्राम पंचायत के सहयोग से गांव का प्रशासन चलाता था। गुप्त शासक गांव के प्रशासन में कोई हस्तक्षेप, इंटरफेयर नहीं करते थे। इसके अलावा गुप्तों की जो न्याय व्यवस्था थी वो उच्च कोटि की थी, दंड कठोर नहीं थे, दंड नरम थे, फिर भी अपराध बहुत कम थे, मृत्युदंड कभी नहीं दिया जाता था। सामान्य अपराधों के लिए जुर्माना आदि, जघन्य अपराधों के लिए अंगभंग की सजा थी, फिर भी अपराध बहुत कम थे। इसके अलावा न्याय व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था, इस प्रकार से हम देखते हैं कि इस एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन में, कुशल शासन प्रबंधन में, जो गुप्त काल में जो प्रशासन था, ऐसा प्रशासन भारत में उससे पहले नहीं था। इस प्रशासनिक व्यवस्था के कारण गुप्त युग जो है वो स्वर्ण युग कहलाया। इससे आगे लेंगे सोशल प्रोस्पेरिटी, सामाजिक समृद्धि। गुप्त काल में समाज 4 वर्गों में बटा हुआ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। इसके अलावा समाज में फैमिली, जो बड़े परिवार प्राय आमतौर के बड़े परिवार होते थे, जिसका मुखिया बड़ी उम्र का व्यक्ति या परिवार का मुखिया जो होता था वो परिवार का पिता ही होता था। उसकी एब्सेंस में, उसकी मृत्यु के बाद उससे बड़े पुत्र को प्राय परिवार का मुखिया बनाया जाता था। वो परिवार के हर सदस्य की जरूरत को पूरी करता था। इसके बाद लेंगे हम फूड में क्या होता था, जो आधुनिक भोजन हम जो यूज करते हैं वो दूध, दही, मक्खन आदि का प्रयोग किया जाता था। इसके अलावा रिक्रिएशन, मनोरंजन के साधन भी गुप्त काल में उच्च वर्ग के व्यक्ति, स्त्रियों का नृत्य, शिकार खेल के, जनसाधारण व्यक्ति पशुओं की दौड़, घोड़ों की दौड़ और छोटे बच्चे मिट्टी के खिलौने से अपना मनोरंजन करते थे। तो इस प्रकार से हम देखेंगे समाज के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में गुप्त काल में काफी उन्नति हुई। परिणाम स्वरूप सामाजिक जो समृद्धि थी, ये गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहलाने में इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नेक्स्ट लेंगे इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी। इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी में सबसे पहले लेंगे हम एग्रीकल्चर, कृषि व्यवस्था, एग्रीकल्चर सिस्टम। एग्रीकल्चर सिस्टम विभिन्न प्रकार की फसलें होती थी, गेहूं, चावल भी होता था, कपास, बाजरा इत्यादि, और फसलें सारा वर्ष लगभग वर्षा पर निर्भर करती थी, लेकिन कुछ क्षेत्रों में नहर चलती थी जो सारा साल चलती थी। इसके अलावा जो क्षेत्र बसते थे उनमें सिंचाई के लिए गुप्त शासकों ने तालाबों एवं कुओं द्वारा सिंचाई व्यवस्था कर रखी थी। इसके अलावा कैटल रेयरिंग, पशुपालन में गाय, भैंस दूध के लिए, भेड़ बकरी दूध के लिए, उनके लिए घोड़े, गधे, बोझा ढोने के लिए इनका पालन किया जाता था। एवं पशुओं के खाद से भूमि में डालने से भूमि की उर्वरता शक्ति भी बढ़ती थी। नेक्स्ट लेंगे हम ट्रेड, व्यापार। गुप्त काल में व्यापार आंतरिक, एक्सटर्नल एवं इंटरनल दोनों तरह का व्यापार होता था। एक्सटर्नल व्यापार सड़क मार्ग द्वारा, और मुख्य व्यापारिक केंद्र थे मथुरा, इलाहाबाद, उज्जैन,
मालवा इत्यादि। आंतरिक व्यापार सड़क मार्ग द्वारा, बाह्य व्यापार जल मार्ग द्वारा। बाह्य व्यापार के लिए पशु बंदरगाहें उस टाइम पे सूरत, बड़ौच, कैम्बे, कल्याण ये प्रमुख बंदरगाहें थी। हमारा गुप्त काल में व्यापार विदेशों से व्यापार होता था। व्यापार मुद्रा प्रणाली एवं वस्तु विनिमय, बार्टर एवं करेंसी सिस्टम दोनों से होता था। मुद्रा प्रणाली में चांदी के सिक्के, सोने के सिक्के। चांदी के सिक्के को हम कहेंगे करसा बाण और सोने के सिक्कों को कहेंगे हम शुरुआन। मुद्रा प्रणाली और बार्टर सिस्टम दोनों से ही व्यापार किया जाता था। अंतिम पॉइंट लेंगे इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी में हम इंडस्ट्री, उद्योग। गुप्त काल में मोस्टली कॉटेज इंडस्ट्री, कुटीर उद्योग, उदाहरण के तौर पर सूती वस्त्र उद्योग, इसके अलावा हस्तशिल्प उद्योग, मिट्टी की कुम्हार से बर्तन बनाए जाते थे, लकड़ी उद्योग बड़ी लकड़ी का कार्य करता था। तो ये जो कुटीर उद्योग थे ये गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था को काफी प्रभावित करते थे। अब यहाँ हम कहेंगे जो इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी थी उसने गुप्त काल में काफी उन्नति हुई। नेक्स्ट पॉइंट लेंगे रिलीजियस टॉलरेंस। वैसे तो गुप्त शासक हिंदू धर्म के अनुयायी थे, लेकिन उन्होंने फिर भी किसी भी धर्म के साथ उन्होंने अपने राज्य में पनपने से का विरोध नहीं किया। सभी धर्मों को उन्होंने संरक्षण दिया। स्वयं हिंदू धर्म के भी उन्होंने, इसके अलावा बुद्ध धर्म को भी राजकीय सहयोग तो नहीं दिया, लेकिन उन्होंने उसका विरोध भी नहीं किया। इसकी उदाहरण महात्मा बुद्ध की मूर्ति, सारनाथ की मूर्ति, खड़े हुए महात्मा बुद्ध की, मथुरा की बैठे हुए की, एवं इसके अलावा गया बिहार की मूर्ति जो 7.5 फुट की तांबे की मूर्ति है, जो आधुनिक इंग्लैंड में संग्रहालय में स्थित है। इसके अलावा जैन धर्म का भी उन्होंने कोई विरोध नहीं किया। जैन धर्म का भी उन्होंने सहयोग किया। जैन धर्म की मथुरा में, उज्जैन में, कर्नाटक में अनेक मूर्तियां एवं मंदिर हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा उन्होंने शैव धर्म के मंदिर, प्रमुख मंदिर गुप्त काल में मध्य प्रदेश में। इसके अलावा विष्णु धर्म के देवगढ़ का, झांसी का दशावतार मंदिर एवं उत्तर प्रदेश में भितरगांव का मंदिर। ये इन मंदिरों एवं मूर्तियों में इन पे विभिन्न हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां लगी होती थी। इससे ये प्रूव होता है कि गुप्त शासक स्वयं हिंदू धर्म के थे, लेकिन उन्होंने इसके साथ साथ भी अन्य धर्मों को भी सहयोग दिया। ये धार्मिक सहनशीलता गुप्त शासकों में इतनी थी कि उस समय पे प्रजा इतनी स्वतंत्र थी, पूरे भारत में कोई भी व्यक्ति कहीं भी रह के किसी भी धर्म और जाति को अपना सकता था, कोई भी व्यवसाय कर सकता था। परिणाम स्वरूप धार्मिक सहनशीलता जो थी इसने गुप्त युग में उसके स्वर्ण युग कहलाने में अहम भूमिका निभाई। नेक्स्ट पॉइंट लेंगे रिवाइवल ऑफ हिंदुइज्म। हिंदू धर्म का पुनरुत्थान। हिंदू धर्म का पुनरुत्थान जैसे ही बुद्ध धर्म एवं जैन धर्मों का उदय हुआ, उस समय पे हिंदू धर्म का पतन हो गया था। किस कारण से? संस्कृत भाषा की जटिलता से, क्योंकि जनसाधारण को संस्कृत नहीं आती थी, और इसके अलावा हिंदू धर्म यज्ञों की वजह से ज्यादा कॉस्टली हो गए थे। तो 5वीं 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व हिंदू धर्म का पतन हो गया था। दूसरा, इनको जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म की वजह से। अब जैसे ही गुप्त काल आया, गुप्त काल में एक बार से फिर उदय हुआ, क्योंकि गुप्त काल के शासकों ने हिंदू धर्म को अपनाया, उन्होंने हिंदू धर्म को संरक्षण दिया, इसलिए गुप्त काल में दोबारा से हिंदू धर्म का पुनरुत्थान हुआ। नेक्स्ट लेंगे हम एजुकेशन डेवलपमेंट से, शिक्षा का विकास। गुप्त काल में प्रारंभिक शिक्षा मंदिरों में, मठों में या गुरु के घर में ही दी जाती थी। इसके अलावा उच्च शिक्षा के लिए, हायर एजुकेशन के लिए विश्वविद्यालय खोले गए थे। उदाहरण के लिए नालंदा, वल्लभी प्रमुख शिक्षा केंद्र थे। इसके अलावा तक्षशिला, उज्जैन, प्रयाग इत्यादि अनेक शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। उस समय में गुप्त काल में शिक्षा, गणित,
इतिहास, समाजशास्त्र, विज्ञान आदि विषयों पर शिक्षा दी जाती थी। शिक्षकों को वेतन नहीं दिया जाता था, उनको अनुदान दिया जाता था गुप्त शासकों की तरफ से। शिक्षण संस्थाओं को, चाहे वो विश्वविद्यालय हो चाहे वो महाविद्यालय हो, शिक्षण संस्थाओं को गुप्त काल में गुप्त शासकों की तरफ से भूमि अनुदान में दी जाती थी। उस भूमि के अनुदान से शिक्षण संस्थाएं चलती थी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं गुप्त काल में जो शिक्षा का विकास हुआ, इससे पहले भारत में कभी नहीं हुआ। तो शिक्षा के विकास में गुप्त काल को स्वर्ण युग कहलाने में अहम भूमिका निभाई। नेक्स्ट पॉइंट लेंगे हम डेवलपमेंट ऑफ आर्ट, कला का विकास। इसमें सबसे पहले लेंगे स्कल्पचर, वास्तुकला। अनेक भवनों मंदिरों का निर्माण में गुप्त काल में हमें वास्तुकला देखने को मिलती है। उसमें सबसे पहले लेंगे हम देवगढ़ का दशावतार मंदिर, जो झांसी में सीधे उसमें शिव को भगवान विष्णु को 10 अवतारों में दिखाया गया है। मध्य प्रदेश में जबलपुर में शिव का मंदिर, उदयगिरी का गुहा मंदिर एवं इसके अलावा अजंता की 29 गुफाएं, अलोरा की अजंता की गुफाएं, अजंता की गुफा में गुफा नंबर टोटल गुफाएं 29, गुफा नंबर 6, 16, 17 और 19 बहुत बड़ी गुफाएं हैं। इन गुफाओं में महात्मा बुद्ध के विभिन्न चित्रों को, बौद्ध धर्म से संबंधित विभिन्न चित्रों को दिखाया गया है। इसके अलावा अलोरा की गुफाएं, अजंता अलोरा की गुफाएं जो बौद्ध धर्म की प्रतीक है, यानी कि जो उस समय की वास्तुकला को दर्शाती है। इसके बाद लेंगे स्कल्पचर, मूर्ति कला। गुप्त काल में मूर्ति कला विभिन्न मंदिरों में, विभिन्न गुफाओं में मूर्ति कला विभिन्न धर्मों की, चाहे जैन धर्म हो, चाहे बौद्ध धर्म हो, हिंदू धर्म, हिंदू देवी देवताओं की, जनसाधारण की मूर्तियां, पशु पक्षियों की मूर्तियां भी हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट लेंगे हम पेंटिंग, चित्रकला। गुप्त काल में चित्रकला भी चरम सीमा पे थी। विभिन्न पशु पक्षियों मूर्तियों की चित्रकारी की जाती थी। गुफा नंबर 3 को देखने से ऐसे पता चलता है कि मानव गुप्त काल में साहित्य में भी चित्रकारी की गई हो। नेक्स्ट पॉइंट बनाएंगे हम इसमें म्यूजिक, संगीत। गुप्त काल में सभी शासक, गुप्त काल में जो शासक थे वो भी रुचि संगीत कला में लेते। उदाहरण के तौर पे समुद्रगुप्त को सिक्के पे बिना बजाते हुए दिखाया गया है। इससे ये प्रतीत होता है कि वो संगीत कला का प्रेमी था। उसने उसके दरबार में जो महान संगीतक तमरू, नारद, उनको भी पीछे छोड़ दिया। इसके अलावा शकंदगुप्त भी स्वरों का निर्माता था, वो भी अच्छे प्रकार से स्वर बनाता था। तो गुप्त काल में संगीत कला का भी काफी विकास हुआ। इस प्रकार से हम डेवलपमेंट ऑफ आर्ट, जो गुप्त काल की कला थी, उसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गुप्त काल के को स्वर्ण युग बनाने में। नेक्स्ट पॉइंट लेंगे डेवलपमेंट ऑफ लिटरेचर। साहित्य के क्षेत्र में भी गुप्त काल में काफी उन्नति हुई। साहित्य के क्षेत्र में कालिदास, बाणभट्ट, हरिसेन आदि कवियों ने गुप्त काल के साहित्य में 4 चांद लगाए। सबसे पहले कालिदास ने के प्रमुख नाटक अभिज्ञान शकुंतलम, जो विश्व प्रसिद्ध नाटक, जिसकी तुलना अंग्रेजी साहित्यकार नाटककार शेक्सपियर से की गई, जिसकी वजह से कालिदास को भारतीय शेक्सपियर कहा गया है। अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूत, रघुवंश, ऋतुसंहार इत्यादि उसने नाटक लिखे। इसके बाद लेंगे कालिदास के बाद लेंगे शूद्रक ने मृच्छकटिका नामक नाटक लिखा, जो गुप्तकालीन सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक स्थिति को दर्शाता है। इसके बाद लेंगे आर्यभट्ट गुप्तकालीन महान गणितज्ञ था। उसने अंकगणित, बीजगणित, रेखागणित एवं उसको ज्योतिष और नक्षत्र
वैज्ञानिक भी कहा गया, क्योंकि उसने ये बताया था कि पृथ्वी गोल है और वो सूर्य के चारों ओर चक्कर काटती है। इसके अलावा लेंगे भट्टी ने रावणवध नामक नाटक लिखा था, जो उस समय की सामाजिक दशा को दर्शाता है। इसके अलावा लेंगे ये इसमें डेवलपमेंट ऑफ लिटरेचर में विभिन्न नाटककार एवं साहित्यकारों का वर्णन हमने किया। नेक्स्ट पॉइंट लेंगे डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में गुप्त काल में काफी उन्नति हुई। विज्ञान के क्षेत्र में सबसे पहले हम आर्यभट्ट का नाम लेंगे। आर्यभट्ट ने दशमलव प्रणाली, अंकगणित, बीजगणित, रेखागणित एवं उसको ज्योतिष शास्त्री भी माना जाता था, क्योंकि उसने बताया, नक्षत्रों के विषय में बताया, पृथ्वी गोल है और वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। नेक्स्ट लेंगे हम नेक्स्ट का नाम लेंगे हम नागार्जुन। नागार्जुन ने रसायन क्षेत्र में, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण रचनाएं की। इसके अलावा वाग्भट ने आयुर्वेद के सिद्धांत पर आधारित ग्रंथ अष्टांग हृदय नामक ग्रंथ लिखा, जो आयुर्वेद पर आधारित था। इसके अलावा नागार्जुन ने रसायन विज्ञान में, ब्रह्मगुप्त ने न्यूटन का जो सिद्धांत था वो गुप्त काल में यानी कि ईसा की 6वीं शताब्दी में उसने बताया कि पृथ्वी अपने स्वभाव से हर वस्तु को अपनी तरफ खींचती है, कि पृथ्वी जो अपने स्वभाव से हर वस्तु को अपनी तरफ खींचती है। ये गुप्तकालीन वैज्ञानिक ब्रह्मगुप्त ने सिद्ध कर दिया। न्यूटन का जो गति के नियम जो बाद में जाके यूरोप में बने, उन नियमों को उसने पहले ही सिद्ध कर दिया था। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि गुप्त काल में विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में भी काफी उन्नति हुई। नेक्स्ट पॉइंट बनाएंगे हम स्प्रेड ऑफ इंडियन कल्चर अब्रॉड। भारतीय संस्कृति का विदेशों में प्रचार। भारतीय जो संस्कृति थी उसका प्रसार विदेशों में, श्रीलंका में, इंडोनेशिया में, जापान में, चाइना, बर्मा, जावा, सुमात्रा इत्यादि देशों में इसका प्रचार हुआ। जो भारतीय संस्कृति, जो भारत के व्यापारी यहाँ आए, व्यापारी यात्री जो यहाँ आए, उन्होंने भारतीय संस्कृति का प्रचार विदेशों में भी किया। अब निष्कर्ष रूप में हम ये कहेंगे आपको कि गुप्त काल को जो भारतीय स्वर्ण युग कहलाया, क्योंकि गुप्त काल में विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे वो धार्मिक क्षेत्र हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो कला साहित्य का हो, चाहे वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो प्रशासन का हो, चाहे वो सामाजिक वो आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे वो विशाल साम्राज्य हो, हर क्षेत्र में गुप्त काल में चरम सीमा पे विकास हुआ। विभिन्न क्षेत्रों में चरम सीमा पे विकास हुआ। इस उन्नति के कारण ही गुप्त काल को भारतीय इतिहास का हम स्वर्ण युग कहेंगे। अब इसमें किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम, कोई क्यूरी मेरे से अभी पूछ सकते हैं।